हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयर नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को और हमारी वीडियो पे कमेंट करें। हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा और व्याकरण। तो गाइस हम देखेंगे कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम भाषा को देख लेते हैं। और जो भाषा है उसका एक संस्कृत का वर्ड है, एक संस्कृत की धातु है भाष। उस शब्द से उत्पत्ति हुई है, यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। इसके बाद हम जब भाषा की पहले परिभाषा देख लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचार समझ पाते हैं। भाषा वो होती है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार यानी जो हम कहना चाहते हैं वो दूसरे के सामने प्रकट कर दें और दूसरे के विचार हम समझ लें, तो वो वह भाषा होती है। जो बोली जाती है वह भाषा होती है। इसका अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो भाषा के मध्य हम परस्पर विचार प्रकट करते हैं। हमने पहले पीछे पढ़ लिया कि विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा से विचारों का विस्तार मिलता है, यानी विचारों को विस्तार मिलता है, यानी विचार बढ़ के होते हैं और वे जन जन तक पहुंच जाते हैं। और जो भाषा है उसका विकास मानव में सबसे पहले हुआ है, यानी मानव ने जो भाषा का उपयोग करा है वो सबसे पहले करा है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत में हमारी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उर्दू, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, बहुत सारी बोली जाती हैं, यानी भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर हम संसार में पूरे देखें तो उसके अंदर जो भाषाएं होती हैं, प्रमुख भाषाएं, वो है हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी, जापानी, इस तरह की भाषाएं। और जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो आप लोग जानते ही हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसके मतलब किस तरह से हम राष्ट्रभाषा कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और हम सब लोग आप जानते हैं हम हिंदी बोलते हैं, तो हम सब लोग जो विचार अपने विचार प्रकट करते हैं वो हिंदी में करते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः दो रूप पाए जाते हैं भाषा के। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। जो मौखिक भाषा होती है तो फिर ये वो होती है जो हम बोलकर बोलते हैं, यानी मैं आपको जो बता रही हूँ मैं मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रही हूँ। मौखिक जो मैं बोल रही हूँ और लिखित वो जो मैं लिख रही हूँ। तो भाषा जो मौखिक भाषा जो होती है उसमें हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, और जबकि जो लिखित भाषा होती है इसमें हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और इसमें बोलकर। जो जिस भाषा से बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जिसमें लिखकर विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और मनुष्य ने सर्वप्रथम सबसे पहले जिस भाषा को उपयोग किया या जिस भाषा को अपनाया वो थी मौखिक भाषा। अब हम लिखित भाषा देखते हैं तो लिखित भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में केवल ध्वनियों का उपयोग होता है, केवल ध्वनियों का उपयोग होता है, और जबकि इसके अंदर ध्वनि वर्णों का, ध्वनि के साथ वर्णों का उपयोग होता है। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी लिखित भाषा है उसके क्या महत्व हैं। तो फिर हमारा जितना भी काम होता है, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में देख लें या फिर अपने हम ऑफिस वगैरह में देखें, जितना भी मतलब भाषा से संबंधी महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में ही किया जाता है। और जो लिखित भाषा है उसका रूप मतलब सदियों तक रहता है। हमारे राइटर्स वगैरह जो भी कोई होते हैं वो लिख देते हैं और बहुत बहुत साल तक ये रहता है, यानी लिखित भाषा लिखकर बहुत टाइम तक हम देख सकते हैं, वंचित रहती है, इसका अध्ययन वंचित रह जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं नई हेडिंग है हमारी भाषा के अन्य विविध रूप।
पहले हमने देख लिया कि ये 2 प्रकार की है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं ये फिर इसके अलावा 2 तरह के अलावा कौन-सी होती है, तो फिर वो हमारी होती है 3 प्रकार की भाषा। एक होती है मातृभाषा, दूसरी जो होती है हमारी वो होती है राष्ट्रीय भाषा। हमने अब ये भाषा के अन्य विविध जो रूप है, मतलब अन्य किस किस प्रकार की होती है, तो एक होती है, फर्स्ट होती है हमारी मातृभाषा, सेकंड होती है राष्ट्र, फिर होती है प्रादेशिक। मातृभाषा वो होती है जो हम अपनी फैमिली से, अपने गार्जियन से सुनते हैं, मतलब हम हमारे घर में जो बोली जाती है वो होती है मातृभाषा। और इसके बाद जो होती है राष्ट्रीय भाषा वो होती है जब मतलब उसका इतना विकास होता है, वो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, उसका उपयोग किया जाने लगी, और मानव के जीवन में अपना उसका मतलब उपयोग करने लगे, तो वो राष्ट्रभाषा होती है। और तीसरी होती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा वो होती है जो एक प्रदेश में बोली जाए। मातृभाषा जो हमारी फैमिली में बोली जाती है, हम जो सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो हमारे पूरे देश में बोली जाती है, जैसे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हम सब लोग जानते हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरी प्रादेशिक भाषा, तो फिर वह भाषा होती है जो एक प्रदेश में बोली जाती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में कौन सी बोली बोली जाती है, मराठी। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, और गुजरात में बोली जाती है गुजराती, पंजाब में पंजाबी। इस तरह की जो भाषाएं होती हैं वे प्रादेशिक भाषा होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बोली क्या होती है। अब हम देख रहे हैं कि बोली क्या होती है। तो बोली वो होती है एक छोटे क्षेत्र में, मतलब किसी गांव में या किसी मोहल्ले में जो बोली जाती है, मतलब एक छोटे एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो बोली जाती है वो बोली होती है। यानी जो हम बोलते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वह बोली होती है। मतलब बस वहाँ पे उस मोहल्ले में रहने वाले निवासी उस भाषा का मतलब सुन सकें, अपने विचार ले सकें, दे सकें, तो वो करें। और जो भाषा होती है वो एक विस्तृत क्षेत्र में, भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो बोली होती है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है। और भारत में बोली जाने वाली बोलियाँ जो हैं, मतलब जैसे एक होती है भोजपुरी बोली जाती है, बोली है, भाषा नहीं है, बोली है भोजपुरी। बुंदेली, या फिर हमारी वो होती है हरियाणवी होती है, और यह ब्रज भाषा है। तो ये सब जो है मतलब एक्सेट्रा, ये बोलियाँ हैं। ये कोई हमारी मतलब भाषाएं नहीं है, बोली है, एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है। और फिर इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना लिपि। लिपि क्या होता है? भाषा को जिन चिन्हों में लिखा जाता है वह लिपि होता है। मतलब हमारी हिंदी है, हिंदी के जो हिंदी भाषा को जब हम लिखते हैं तो किन चिन्हों में लिखते हैं, यानी आ से ज्ञा तक हम लिखते हैं, तो ये लिपि होता है। जिस भाषा को जिस चिन्हों में लिखा जाता है वह लिपि होती है। जैसे हम इंग्लिश को रोमन में लिखते हैं, और उर्दू जो होती है वो फ़ारसी में लिखी जाती है। संस्कृत और हिंदी जो है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये देवनागरी में लिखी जाती है। हमें मतलब अगर हम देखते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जो हमारे चिन्ह है वो देवनागरी है। फिर इसके बाद अगर हम देखें पंजाबी की, तो वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भाषा और बोली में अंतर। हमने ये देखना है कि भाषा और जो बोली होती है इनके अंदर अंतर क्या होते हैं। हमने पहले ही पीछे यहाँ पर पढ़ लिया, जो बोली होती है वो एक छोटे क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि जो हमारी भाषा होती है वो एक बड़े एरिया में बोली जाती है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। या फिर ये कह लें भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, फिर इसके बाद हम सेकंड अपना देखते हैं। फर्स्ट हो गया, अब हम सेकंड देख रहे हैं। तो फिर बोली अथवा बोलियाँ
बोली अथवा बोलियां किसी एक ही भाषा का अंग होती हैं। जैसे ब्रज भाषा है और अवधी भाषा है, वो हिंदी भाषा का अंग है। मतलब जो बोली होती है या फिर हम जो बोलियां बोलते हैं वो किसी भाषा का अंग होती है, भाषा का अंग होती है। जैसे कि हम देखते हैं ब्रज भाषा है जो हमारी, और अवधी, तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा जो है वो हिंदी का अंग है, यानी हिंदी से ये दोनों भाषाएं बनी हैं। ऐसा मतलब काफ़ी भाषाएं होती हैं, लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। तो फिर हमारा एक अंतर ये भी बड़ा अंतर है काफ़ी, कि जो बोली होती है या बोलियां होती हैं तो फिर वो एक भाषा से, किसी एक भाषा से यानी उसका अंग होती है, किसी एक भाषा का अंग होती हैं, और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। थर्ड हमारा जो है, बोली का प्रयोग बोलचाल में अधिक व साहित्य में कम होता है। यानी जो हम बोलते हैं तो फिर उसका हम बोलचाल करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं तो वहाँ के मतलब निवासी आपस में अपना वो करते हैं, लेकिन उसको साहित्य में या फिर हम जब लिखते हैं तो फिर उसे नहीं करते हैं। और जबकि साहित्य की रचना प्रमुख रूप से भाषा में ही होती है, और जो हम साहित्य होता है, जब हम अपना कोई साहित्य लिखते हैं या फिर हम देखते हैं, अब हमने लिखा नहीं लेकिन देखते हैं, तो फिर उसका जो है वो भाषा में, यानी हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, या फ़ारसी में, उर्दू में होता है, मतलब जो लैंग्वेज हो, जो भाषा हो, उसी में होता है। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ जो है वो है भाषा का संबंध व्याकरण से होता है। यानी भाषा को जब हम सीखते हैं तो वो व्याकरण से सीखते हैं। हमारी मतलब हर भाषा का व्याकरण होता है। इंग्लिश के लिए भी ग्रामर होता है, कि उसके रूल्स होते हैं, व्याकरण के रूल्स होते हैं। यानी भाषा के रूल्स होते, भाषा को व्याकरण में करते हैं, यानी व्याकरण से संबंध होता है भाषा का, तो इसके रूल्स भी होते हैं। और जबकि बोली जो होती है वो बस हमारे समझने के लिए होती है, उसमें कोई व्याकरण, उसकी कोई ग्रामर, उसके कोई रूल्स नहीं होते हैं। फिर इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। अब हम भाषा और व्याकरण को देख लेते हैं। तो सामान्यतः किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। क्या होती है? सामान्यतः किसी भाषा की नियमावली को उसका, हमने देखा सामान्यतः किसी भाषा की नियमावली को, यानी मतलब उसके लिखने के तरीके को उसका व्याकरण कहते हैं। हमने देखा, मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। भाषा की ध्वनियाँ, शब्द, पद, वाक्य रचना तथा वाक्य रचना के नियम भी पृथक होते हैं। यानी हम जो उसके शब्द हैं या उसके पद हैं, वाक्य रचना, उनके नियम अलग होते हैं। और किसी भाषा के सब नियमों को एकत्रित करना उन्हें हमने देखा कि मतलब पीछे हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि ये भाषा की ध्वनियाँ, शब्द, पद, वाक्य रचना के नियम भी पृथक होते हैं। किसी भाषा के सब नियमों को एकत्रित करना, उन्हें पाठकों के समझाना, यानी उन्हें समझाना तथा भाषा को मानक रूप स्थापित करना व्याकरण का कार्य होता है। यानी भाषा के जितने भी नियम हैं उन्हें समझाना और पाठकों को समझाना, यानी पढ़ने वालों को समझाना, भाषा का मानक रूप स्थापित करने की, आखिर वो भाषा है किस रूप में, क्या है, उसको स्थापित करना व्याकरण का कार्य होता है। अगर हम व्याकरण की परिभाषा को देखें तो गाइस, ये जो व्याकरण है उसकी परिभाषा क्या है देख लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध रूप का पता चलता है। यानी क्या भाषा का शुद्ध रूप है, क्या भाषा का अशुद्ध रूप है, हमें उसका पता चलता है। व्याकरण भाषा के सही रूप का मानव रूप, सही रूप को मानव
मानक रूप देकर उसे सर्वमान्य एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। यानी सर्वमान्य यानी मानने वाला और स्थायी रूप, इसका एक मतलब स्थायी रूप देता है। फिर अब हम देखते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग पाए जाते हैं, तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार जो होता है इसके अंतर्गत उनके आकार, मतलब वर्ड जो होते हैं उसे किस तरह से लिखते हैं, उसका आकार देखते हैं, और लिखने की विधि की किस तरह से लिखा जाता है, यानी लिखने की विधि। और जो होता है भेदों तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। भेदों एवं उनके उच्चारण पर जो होता है हमें ध्यान दिया जाता है, विचार किया जाता है। और हमारा ये हो गया वर्ण विचार। यानी ये जो होता है ना 3 तरह का होता है। एक ये हो गया वर्ण विचार, सेकंड जो हो गया वो होता है हमारा शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक, तो हमने वर्ण विचार हमने ये समझ लिया। अब हम देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार जो होता है इनमें शब्द, उनके भेदों एवं व्युत्पत्ति, मेल तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। इसके किस किस पे, शब्द पे और उनके भेदों, व्युत्पत्ति, मेल तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। यानी कि हम इन वर्णों को मिलाएं और इससे कैसे शब्द बने, क्या हो, मतलब जिसे अब हम लिखते हैं, घर लिखते हैं, तो इसका कि किस तरह से हमें इसको इन वर्णों को रूपांतरण करना है, किस तरह से हमें लिखना है। और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो फिर इसके अंदर जो होता है व्याकरण के इस अंग में वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। यानी कि मतलब इसका वाक्य विश्लेषण कैसे होगा, वाक्य को लिखेंगे कैसे, वाक्य रचना कैसे होगा, विराम चिन्ह का कहाँ उपयोग होगा, तो इसके अंदर ये होता है वाक्य विचार में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो फिर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।